स्वागत है आप सभी का इस वीडियो पे। मेरा नाम है प्रसून गुप्ता और मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीजीपीएससी रेस टू प्रीलिम्स इनिशिएटिव का शानदार 10वां दिन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम 2020 का पेपर लगा रहे हैं सीजीपीएससी का प्रीलिम्स का, और हमने पिछले 2 वीडियो में 20 क्वेश्चन तक सॉल्व किया है। आज हम 21 से स्टार्ट करेंगे। तो जो 21वां क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में कब प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो हमको पता है कि जब छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी तो अलग अलग जगह पे झंडा सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। तो उसमें हमको बताना है बिलासपुर में यह कब प्रारंभ हुआ। तो इसका सही उत्तर आपका है 31 मार्च 1923। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, 31 मार्च 1923 ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्योंकि सीजीपीएससी में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और यहाँ से आपको एक चीज़ ये समझ में आ रहा है कि आप जब छत्तीसगढ़ के मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपका जो दिनांक है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप सारे डेट को याद रखो, सिर्फ सन को याद करने से अब नहीं चलेगा, क्योंकि मोस्टली आप देखोगे कि क्वेश्चन जो आ रहा है उसमें पूरा तारीख भी पूछता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 को दुर्ग में ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया था। 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस दिन अलग अलग जगहों पर झंडा फहराया गया था। तो उस सीरीज में दुर्ग में किन्होंने किया था, घनश्याम सिंह गुप्त जी ने किया था। ठीक है, तो घनश्याम सिंह गुप्त जी ने किया था। ये इन्हें विधान पुरुष भी कहते हैं छत्तीसगढ़ का। ठीक है, जिसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो कहाँ कहाँ किसने किसने झंडा फहराया, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान बहिष्कार स्वरूप बैरिस्टर नगेंद्रनाथ डे ने किस उपाधि का त्याग किया था। तो नगेंद्रनाथ डे ने एक उपाधि दी गई थी, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा, उसको उन्होंने त्याग किया था। आप इस टिक को ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, ये टिक पहले से पढ़ा हुआ था इस पेपर में। ठीक है, तो जो उपाधि उनको दी गई थी वो थी आपकी राय बहादुर की उपाधि की, और उन्होंने राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया था। तो इसको आप याद कर लेंगे, नेक्स्ट एग्जाम में भी हेल्प कर सकता है। ठीक है, आपका अगला है कि छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी निम्नलिखित में से किस तरह के चट्टानों पर विकसित हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन नहीं है, ऐसे टिक लगा हुआ है। तो आपको बताना है कि लाल पीली जो मिट्टी है वो किस चट्टानों पर विकसित हुई है। मतलब आपको बताना है कि जैसे ऊपर सतह में लाल पीली मिट्टी यहाँ पे फैली हुई है, उसके नीचे कौन सी चट्टान पाई जाती है, ऐसे आपको इस क्वेश्चन को समझना है। तो उसके नीचे कौन सी चट्टान, आपका उत्तर ए, ग्रेनाइट सिस्ट। तो ग्रेनाइट सिस्ट जो होता है उसके ऊपर आपका लाल पीली मिट्टी डेवलप हुई है। ठीक है, तो इस फैक्ट को भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपका अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली निम्नलिखित वृक्ष प्रजातियों में से कौन सी राष्ट्रीयकृत वृक्ष सूची में शामिल है। मतलब कि ये नेशनलाइज्ड ट्री है। ठीक है, तो हमारे जो छत्तीसगढ़ में हमको पता है 6 प्रकार की नेशनलाइज्ड ट्री है, जिसमें है साल, सौगौन, शीशम आता है, खैर, साजा, बीजा। ठीक है, साल, सौगौन, साजा, बीजा, खैर, शीशम, ऐसा करके आप याद रखेंगे। साल, सौगौन, साजा, साल, सौगौन, साजा, बीजा, खैर, शीशम। ठीक है, ऐसा करके आप किसी ट्रिक बना के इसको याद रखिएगा। 6 आपको नाम याद होने चाहिए। इसमें से यहाँ पे ए में दिया है साल, बी में दिया है सागौन, सी में दिया है खैर, तीनों सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही उत्तर उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, क्योंकि तीनों हमारे राष्ट्रीयकृत वृक्ष हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में 2001 से 2011 के मध्य दशकीय जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो हमारा 2011 का जो जनगणना है वो अभी भी रिलेवेंट है, क्योंकि जो नया वाला 2021 में आने वाला था वो नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे कोरोना का लॉकडाउन चल रहा था। तो जनगणना का काम अभी भी चल रहा है। हमको अगले एग्जाम के लिए 2011 को ही पढ़ना है, क्योंकि अभी ये नहीं आ पाया है। लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 में 23 जिलों के हिसाब से एक नया आंकड़ा आया है। ठीक है, 2023 की अनुमानित जनगणना का, उसको भी आप थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं कर पा रहे हैं, 2023 वाला अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो 2011 का जनगणना के आंकड़े अगर याद करके चले जाएंगे तो उससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इसका सही उत्तर है आपका बी, 22.59% इसकी क्या रही थी, वृद्धि प्रतिशत। तो आपका सॉरी, आंसर सी है। मैंने इसको सर्कल सही किया था, बट मैंने बी बोल दिया था। इसका आंसर है सी, 22.59%, जो कि क्या हुई थी, जनसंख्या की जो वृद्धि की दर थी 2001 से 2011 के बीच। ठीक है, तो इस दर से जनसंख्या में वृद्धि हुई थी।
आपका 26वां क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियों के स्थानीय नाम में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो आप ऐसे क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पे रख के पढ़ेंगे। कई बार क्या होता है कि हमें नॉट और नहीं को मिस कर जाते हैं और हम देखते हैं कि ऑप्शन ए में सही दिया हुआ है तो हम उसको टिक मार के आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिया है पीली चिकनी मिट्टी, इसको मटासी बोलते हैं, ये बिल्कुल सही है। काली मिट्टी को हम कन्हार बोलते हैं और अनउपजाऊ लेटेराइट मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, भाठा बोलते हैं। लेकिन जो काली एवं पीली मिट्टी का जो मिश्रण होता है उसको हम कछार नहीं बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं डोरसा। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, डोरसा। और इस वजह से आपका जो ऑप्शन सी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है क्या सही नहीं है। तो मिक्सचर ऑफ ब्लैक एंड येलो सॉइल इज कॉल्ड एज डोरसा, देयरफॉर हियर इट इज गिवन एज कछार, सो देयरफॉर दिस इज अ रॉन्ग मैच, इसलिए यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जिसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हम इसका आंसर देख लेते हैं। ये क्या था कि ई पंचायत पुरस्कार 2020 के अंतर्गत पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए ICT के उपयोग में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में कौन सा स्थान मिला है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे करंट बुकलेट में दिया हुआ था। इसका आंसर दूसरा है, हालांकि इसको अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको जो 2023 में जो चीज़ें हो रही हैं उसको हमें याद रखना है इस एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका 9वां क्वेश्चन, 29वां क्वेश्चन और आज का 9वां क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। तो आपको जो कृषि जलवायु क्षेत्र है उसके अकॉर्डिंग अधिक वर्षा कम वर्षा सबको याद रखना है। तो सबसे कम वर्षा होती है वो कहाँ पे होती है, आपकी छत्तीसगढ़ के मैदान में। ठीक है, जिसको याद रखिएगा, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो और जो अधिक होती है वो क्या होती है, बस्तर के पठार में होती है। ठीक है, तो आप इसको अपने बेसिक सोर्स से देख लेते हैं, सारे बेसिक सोर्स में दिया हुआ है। सबसे कम वर्षा होती है छत्तीसगढ़ के मैदान में। प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़ रिसीव्स लोएस्ट रेनफॉल अकॉर्डिंग टू एग्रो क्लाइमेटिक जोन। इसको याद रखिएगा, ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अकॉर्डिंग बोला है। अगर हम नॉर्मल बोलें तो थोड़ा क्षेत्र तो दूसरा हो जाता है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है 30वां। दिस इज अ वेरी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन। इसके जो ऑप्शन थे वो मैच नहीं हो रहे थे और बाद में जो आंसर लिया गया वो भी आयोग ने थोड़ा सा इसको एक विवादित आंसर लिया था। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही उत्तर चिन्हित कीजिए। तो पहला आपका है कि छत्तीसगढ़ में वर्षा अधिकांशतः दक्षिण पूर्वी मानसून हवाओं से होती है। और हमको सभी को पता है कि जब हम पढ़ते हैं सबसे बेसिक चीज़ यही पढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिमी मानसून से हवाएं होती हैं। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी हवाओं से वर्षा होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दक्षिण पूर्वी दिया हुआ है। ठीक है, अगला है आपका छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग समशीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मेजर पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ लाई इन टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन ये वाला फैक्ट तो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि हमारा जो है वो ट्रॉपिकल जोन में आता है। क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वहाँ से यहाँ ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, ये जो कर्क रेखा गुजरती है तो ये हम जो मानते हैं कि जो कर्क रेखा से नीचे है उसको हम ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, और अधिकांश भाग जो है वो ट्रॉपिकल जोन में आता है, इसलिए आपका ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहाँ पे टेम्परेट जोन इसके ऊपर वाला है। ठीक है, और ऊपर इसके और भी ऊपर होता है जो कि ठंडे प्रदेश होते हैं जैसे कि इंग्लैंड वगैरह, उसको हम टेम्परेट एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल भी आपका गलत है ही। ठीक है, और आपका तीसरा है कि छत्तीसगढ़ में तापमान के वितरण को समुद्र की निकटता एवं समुद्र के सतह की ऊंचाई मुख्य रूप से प्रभावित करती है। तो ये बिल्कुल करती है। इसमें होता क्या है कि जैसे ही ऊंचाई बढ़ती है समुद्र तल से आपका तापमान कम हो जाता है, इसलिए आप देखते हैं कि आप जब मैनपाट जाएंगे तो वहाँ पे तापमान आपको कभी कभी माइनस में चला जाता है। ठीक है, वैसे ही आपका समुद्र तल से दूर होने की वजह से यहाँ का जो तापमान है उसमें थोड़ी सी गर्मी में ज़्यादा गर्मी, ठंडी में ज़्यादा गर्मी होता है। ठीक है, जो समुद्र का एक मॉडरेटिंग इफेक्ट है वो नहीं आ पाता है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। अब आते हैं हम पहले वाले पर। पहला वाला हम लोग को पढ़ के लग रहा है कि गलत है, लेकिन CGPSC ने जो आंसर लिया है, CGPSC ने इसका आंसर लिया है आपका ऑप्शन ये वाला कि पहला और तीसरा सही है, मतलब कि ऑप्शन बी लिया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू CGPSC पहला वाला स्टेटमेंट सही है। तो इसमें बाद में लोगों ने ये अनुमान लगाया और हमने भी एक दूसरे डिस्कस किया, तो हमने ये अनुमान लगाया कि छत्तीसगढ़ में जब वर्षा होती है तो क्या होता है ना कि एक सेकंड में यहाँ पे इसको बनाता हूँ। जब वर्षा होती है, जैसे भारत आपका है, मैं ऐसा मैप बनाता हूँ, तो उसमें जो भारत है यहाँ पे छत्तीसगढ़ है आपका। तो जब यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून आता है
तो यहाँ पे जो इस क्षेत्र में स्थलाकृति है उसकी वजह से 2 भाग में वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो एक इधर से आता है और एक क्या इधर से आता है। तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसकी 2 शाखाएं होती हैं, और जो इधर वाली शाखा है दक्षिण पश्चिम वाली, उससे छत्तीसगढ़ में होती है 10% वर्षा, और जो दक्षिण पूर्व वाली शाखा है, ठीक है, वहाँ से आपकी होती है 90% वर्षा। तो इस वजह से शायद उन्होंने शाखा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हवा लिख दिया है, ठीक है। तो शाखा को इनको उन्होंने हवा लिख दिया है, इसलिए इसको शायद जो वहाँ पे एक्सपर्ट बैठे होंगे उन्होंने इसको इस लॉजिक से लिया हुआ, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे साउथ ईस्टर्न मानसून लिखा हुआ है, जो कि एक तरह से बहुत गलत ही है, बट इसको CGPSC ने लिया है तो हमको भी इसको मानना पड़ेगा। मेरा काम है यहाँ पे आपको बताना कि CGPSC ने क्या आंसर लिया था। बाकी 2-3 क्वेश्चन मैं आपको यही बता रहा हूँ कि कॉन्ट्रोवर्शियल वगैरह आएंगे भी, ठीक है। बाकी आपको पढ़ना क्या है कि भारत में और छत्तीसगढ़ में भी साउथ वेस्ट मानसून से वर्षा होती है, लेकिन जब हम शाखाओं की बात करेंगे तो मुख्यतः किससे होती है, दक्षिण पूर्व शाखा से होती है, ठीक है। इसको आप अपने बुक में भी देखेंगे तो आपको सही से इसका डिटेल मिल जाएगा। आपको यहाँ पे जानना है कि केवल 1 और 3 सही है, मतलब पहला को सही लिया है CGPSC ने, तीसरा को सही लिया है, दूसरे को गलत लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आज का 10 क्वेश्चन खत्म होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन आर नॉट दैट डिफिकल्ट, थोड़े से इजी क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। जबकि लोग बोलते हैं कि 2020 से क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, मतलब कि लेवल बढ़ रहा है बट फिर भी कट ऑफ वगैरह कम चला जाता है, और CG के क्वेश्चन तो ईजी आ रहे हैं, तो उससे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो आप बेसिक बुक पढ़ेंगे तो भी आपका जो क्लियर होने का संभावना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही हमने जो पहले भी क्वेश्चंस कराए हैं उसको अगर आपको देखना होगा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। अगर आपको ना इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है और वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिली हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस इनिशिएटिव से जुड़े रहने के लिए, ताकि आपको हमेशा जो नया मैं कुछ लेके आता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि इसकी थोड़ी रीच बढ़े और मुझे ऐसे वीडियो बनाने का और आपके लिए भविष्य में चीज़ों को कंटेंट को लेके आने का मोटिवेशन मिलता रहे। क्योंकि देखिए अगर व्यूज़ अगर कम होंगे तो मुझे भी उतना मोटिवेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इसको बनाने में, ठीक है। सारा कुछ एनालिसिस करके और सब कुछ को पढ़ के और नोट्स को अरेंज करके, ठीक है। तो ये करना पड़ता है। अगर व्यूज़ कम होंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसको शेयर कीजिए अधिक से अधिक जितना आप कर पाते हैं। आपके जितना टेलीग्राम वगैरह चैनल हैं, व्हाट्सएप वगैरह चैनल हैं, ताकि इसके व्यूज़ थोड़े बढ़ें, ठीक है, और उससे मुझे इसको कंटिन्यू रखने का मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं फिर अगले 10 क्वेश्चन के साथ कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।